बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक कौमी लेवल पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नई जिम्मेदारी है भंग को कंट्रोल करना। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको गलती नहीं लग रही, मैं भंग कह रहा हूं, वही भंग जिस पर गाना था दम मारो दम। जी हाँ, उसी भंग की बात हो रही है जिसे अंग्रेजी में गालिबन कैनबस कहा जाता है। उसी भंग की बात कर रहे हैं। और अब मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अब डायरेक्टर जनरल होंगे वो भंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जो भंग को देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने शायद कोई मजाहिया खबर आपके सामने रखी है, या आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने तमस्कर उड़ाने के लिए खबर रखी है क्योंकि मैंने बीच में दम मारो दम की बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो बड़े हैं उनका बिजनेस के ऊपर, बहुत बड़े का मतलब बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनका जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका बिजनेस के ऊपर बहुत खुसूसी इंटरेस्ट है, किसी और चीज में हो या ना हो। अब आप कहेंगे भंग का क्या बिजनेस है? जी हाँ, ये जो 2025 है, इस साल अमेरिका के अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर, जी हां, 50 अरब डॉलर की जो है वो भंग खरीदी और बेची जानी है। सिर्फ अमेरिका की ये जो इंडस्ट्री है, ये 50 अरब डॉलर सालाना से ज्यादा। और ये वो नंबर्स हैं जो सामने आते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो अब लिजिटिमेट नंबर्स हैं या रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि इसकी कितनी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो सामने नहीं है, क्योंकि ये एक ममनुआ अशिया के अंदर ये आती है, जाहिर है ड्रग्स के अंदर आती है, तो इसकी बहुत सारी सेल और परचेज जो है वो छुप के भी हो रही होगी। ये वो है जो मेडिकल डॉक्टर्स और दूसरे लोग प्रिस्क्रिप्शन के साथ अमेरिका में, क्योंकि आप कैनबस को हासिल कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, जो कोई दूसरा नशा कर रहे थे लोग, उनको अमेरिकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो भंग पर डाल दे, ताकि वो भंग पी के वो भी कंफर्टेबल रहें और दूसरे नशे ना करें और अपनी जिंदगी खत्म ना करें। उसके लिए यहां पर डिस्पेंसरीज पर से ये मिलती है, खसूसी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, डॉक्टर भी खसूसी हैं जिनके पास खसूसी सर्टिफिकेशन होती है, और वो फिर भंग को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उस मरीज के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये कोई फनी खबर आपके सामने रखी है। ऐसे ही एक जो गैर अहम पोजीशंस हैं वो हम अक्सर औकात सिविलियंस को उनके ऊपर लगा देते हैं। अगर आर्म्ड फोर्सेस से कोई ऑफिसर जो है वो रिटायरमेंट के बाद, या जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अफसर साहब जैसे लगाए गए थे नादरा में, मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिजुर रहमान पीटीए पे लगाए गए, और बेशुमार और भी नोटिफिकेशन आपके सामने हम रख चुके हैं। ये जो नया नोटिफिकेशन है जिसमें मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हलाल इम्तियाज मिलिट्री, उनको जो डीजी भंग लगाया गया है, ये आप ऐसे ना समझिए कि ये ऐसे ही को भंगी सा फैसला है। नहीं, बिल्कुल भी भंगी सा फैसला नहीं है। इसके अंदर बहुत मोटा माल है। मैंने आपको बताया है कि पिछले साल 45 अरब डॉलर, जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे, 45 अरब डॉलर की भंग जो है वो ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खरीदी और बेची गई है। और इस साल वो 50 अरब डॉलर, या अगले एक आध साल के अंदर वो 50 अरब डॉलर का जो हदफ है वो क्रॉस कर जाएगी। और पाकिस्तान भी जाहिर है आलमी मार्केट के अंदर बोलियां दे सकता है और इस चीज को एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें तो ज़र मुबादला की वैसे भी बहुत जरूरत है। तो इन हालात में तमाम चीजों को जोड़ के फिर देखिए कि ये जो भंग प्रोग्राम नया हम चलाने लगे हैं, और इसमें हमने मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री साहब को जो अहम जिम्मेदारियां दी हैं, ये कौम की तकदीर बदल सकते हैं। जिस तरीके से पहले हमने SIFC से 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने का प्रोग्राम बनाया था, लग रहा है कि अब भंग अथॉरिटी जो है, वो भंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इसमें से शायद हम वो तमाम अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर सकें। तो मेरे साथ मिलके मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हलाल इम्तियाज मिलिट्री, उनको जरूर मुबारकबाद दीजिए और उनसे ये भी गुजारिश कीजिए कि कौम को अगर और कुछ नहीं तो, क्योंकि कौम आजकल कम जरा खुश रहती है, मैंने सुन रखा है कि अगर भंग का सूटा लगाया हो तो आप खुशी महसूस करते हैं। तो मेरा ख्याल है फिर एक एक पुड़ी अवाम को फ्री में ही दी जाए, ताकि अवाम भले किसी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए ही कोई खुशी महसूस करें, खुशी तो महसूस करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री खुश होंगे और उनके अहले खाना भी खुश होंगे कि वो डीजी भंग अथॉरिटी जो है वो तैनात हुए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो ग्लोबल फायर इंडेक्स, जी हाँ, ये एक फोरम है जो पूरी दुनिया के अंदर जो अफवाज हैं, जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनकी रैंकिंग करती है। आपके सामने कुछ होशरुबा मामलात रखते हैं और आप खुद भी हैरान होंगे कि जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाई जाए, जब मुल्क के अंदर आप एक इलेक्टेड लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को गिराते हैं, तो इंटरनेशनली आपको फिर किस तरह के नुकसानात होते हैं।
जरा गौर कीजिए कि ये जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है, इसने पाकिस्तान को 2025 में 3 दर्जे तनज़ली के बाद 12वें नंबर पर आलमी ताकत करार दिया है। इससे पहले 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो यह दर्जा 17वें नंबर पर पाकिस्तान था, नंबर 17 पर था। इमरान खान की हुकूमत आते ही पहले साल ही 2019 में 2 दर्जे तरक्की करके ये 15वें नंबर पर आ गया। मीन पाकिस्तान को एक 15वें नंबर की फौजी पार जो है वो तस्लीम करना शुरू कर दिया गया। 2020 में जब इमरान खान को 2 साल हो गए दफ्तर में आए हुए तो यह दर्जा बेहतर होकर 15 हो गया। हमें 15वें नंबर की पावर पर तस्लीम करना शुरू कर दिया गया। 2021 में यह 5 दर्जे बेहतर हुआ। जरा गौर कीजिएगा, ये 2021 में जब इमरान खान को 3 साल हो गए दफ्तर में आए हुए तो ये 5 दर्जे मजीद बेहतर हुआ और हम 10वें नंबर की पावर तस्लीम किए जाने शुरू हुए ग्लोबल फायर इंडेक्स की जो नई इंडेक्स जारी हुई। उसके बाद 2022 जब इमरान खान को 4 साल हो गए ऑफिस में तो एक दर्जा मजीद बेहतर हो गया और पाकिस्तान पूरी दुनिया में 9वें नंबर की एक जो फौजी पावर है या एक ओवरऑल डिटरेंस रखने वाली पावर जो है वो तस्लीम कर लिया गया। 2023 में जब चौधरी साहब की अभी मामलात जो हैं वो उन्होंने हाथ डाले नहीं थे, जाहिर है इमरान खान के जो मामलात थे वो जो भी उन्होंने पॉलिसीज ली थी वो पाकिस्तान का इफेक्ट आ रहा था। 2023 में जाहिर है 2022 के डाटा के ऊपर सारी रैंकिंग होती है। इमरान खान की परफॉर्मेंस थी उसमें पाकिस्तान 7वीं आलमी फौजी ताकत जो है वो बन गया और ग्लोबल फायर इंडेक्स ने हमें 7वें नंबर पर प्लेस कर दिया। मतलब इमरान खान को 17वें नंबर पर हमने ये दिया, उन्होंने 10 दर्जे बेहतर करके हमें 7वें नंबर तक पूरी दुनिया में ग्लोबल फायर इंडेक्स पर पहुंचाया। फिर चौधरी साहब की लीडरशिप शुरू हो गई, चौधरी साहब के कारनामे शुरू हो गए, जहां पर आपकी जो जीडीपी थी वो 6% प्लस पर ग्रो कर रही थी, वो आज 0.92 के ऊपर आ गई है और ये इनका अपना नंबर है, मैं नहीं कह रहा। और पिछले सालों में तो इससे भी नीचे रही है, अब जाके खुदा करके पॉइंट मतलब 0.92 1% से भी नीचे है, 6% ग्रोथ वाली जीडीपी। उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां 2024 में 2 दर्जे तनज़ली हुई और हम 9वें नंबर पर चले गए और अब ये 3 दर्जे मजीद तनज़ली हुई है और हम अब 12वें नंबर पर 2025 में चले गए हैं। और अब आप देखेंगे अगले साल मजीद ये तनज़ली कराएंगे अगर इन्हीं का यही कार्रवाइयां और यही कारनामे जारी रहे। लेकिन ये जो तनज़ली है ग्लोबल फायर इंडेक्स की, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो दुनिया में सिक्योरिटी की इंडेक्स एक हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें दुनिया के 3 ऐसे मुल्क जहां पर सिक्योरिटी के बदतरीन हालात हैं, जो नंबर 1 पे हैं 3 मुल्क सिक्योरिटी के बदतरीन हालात में, उनमें हम तीसरे नंबर पर हैं, हमसे अभी आगे 2 है। और हमारी पूरी काविश है कि हम मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री साहब को जो अभी अपॉइंटमेंट मिली है, ऐसे तमाम काम करके हम उनको भी क्रॉस करें और हम पहले नंबर पर किसी भी तरह से पहुंचे। तो ये हमारी काविशें हैं। इधर हम 12वें नंबर पर आ गए हैं, दूसरी तरफ भी शायद हम कामयाब होंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने जो डीक्लासिफाई किए तमाम के तमाम कागजात माजी के सदर ट्रंप ने, उनमें से अब कागजात सामने आना शुरू हुए हैं और उन कागजात से पता चला है, जो कुछ प्रेसिडेंट कार्टर और दूसरे ज़माने के कागजात सामने आए हैं, कि जो अफगान जंग थी वो अब अमेरिका तस्लीम कर रहा है उन कागजात में कि वो हमने रशिया को नीचा दिखाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए हमने शुरू की थी। जी हाँ, ये अमेरिका बहादुर कह रहा है, हमने शुरू की थी, हमें वो जहाद के नाम पर बेची गई थी और हमारे यहाँ तमाम जो रेडिकलाइजेशन तब की गई थी, बताया गया था कि बोरियां भर के डॉलर आते हैं। नेब्रास्का के अंदर बहुत सारे ऐसे फतवे छपे थे, किताबें छपी थी, लिटरेचर छपे थे। अब फतवे के नाम पर मुझ पे फतवा ना लगा दिया जाए, क्योंकि वहाँ रिलीजियस कंटेंट भी नेब्रास्का के अंदर छापा गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे उलमा, हमारी अफवाज के उस वक्त के लोग, सियासतदान सभी इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन की गई थी। और मकसद क्या था कि उस जंग के अंदर पाकिस्तान को झोंका जाए और मफादात जो थे वो आलमी कुव्वतों के थे। आज अमेरिका उसे खुद तस्लीम कर रहा है, लेकिन चले अमेरिका भले 30-35 साल के बाद ही सच बोलता है, बोलता तो है, हम तो 70 साल के बाद भी कहते हैं कि नहीं हम नंबर 1 है। हमने आज तक 1971 का सच नहीं बोला, हमने आज तक जो फातिमा जिन्ना के साथ किया वो सच नहीं बोला, हमने आज तक जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया वो नहीं बोला। हम कौम के एतबार से सच बोलने को तैयार नहीं है। हर वो रिपोर्ट, वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट हो या उसामा बिन लादेन का जो वाकया हुआ था उस पर कमीशन हो, हम हर रिपोर्ट को दबा लेते हैं और अगर कोई सच बोले तो उसे गद्दार और बागी करार देके उसकी हुब्बल वतनी का सर्टिफिकेट उससे छीन लेते हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी अब इस्लामाबाद से, जहां वफाकी वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर 190 मिलियन पाउंड
अल कादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में इश्तिहारी मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। इसमें कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज और शहजाद अकबर और फरा शहजादी, इनके अब नामों के खिलाफ वारंट निकाले जाएंगे, रेड नोटिस निकाले जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। बिल्कुल वही जो चंद दिन पहले एफआईए ने आपको बताया था कि शहबाज गिल के खिलाफ 50 मुकदमात नए दर्ज किए करने जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर थे गालिबन सरफराज चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया था कि आप 50 नए मुकदमात दर्ज करेंगे और रेड नोटिस लगाएंगे और निकालेंगे और इंटरपोल की मदद से शहबाज गिल को और मोहित पीरजादा को गिरफ्तार करके वापस लाएंगे। फिर कुछ मुकदमात उन्होंने इमरान रियाज पर भी दर्ज किए थे। और उसके साथ साथ अब ये खबर आ रही है नई इंटरपोल और रेड वारंट्स की। तो मैं अभी बता दूं कि ये मलिक रियाज को कभी भी यूएई से, दुबई से वापस नहीं ला सकेंगे, ना ही कोई रेड अलर्ट जो है वो ऐसा जारी होगा और ना ही इनके हत्थे वो कभी आएंगे और ना ही उनको ला सकेंगे, क्योंकि इनके तमाम के तमाम जो केसेस हैं उनमें ना कोई सबूत है, ना कोई उनमें लॉजिक है। वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर बने हैं और सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन केसेस को बनाया गया है। अगली खबर वाशिंगटन डीसी से रखते हैं आपके सामने, जहां पर सदर ट्रंप ने उनके अपने साबक फौजी कमांडर, जो उनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ है, मीन्स सबसे बड़े ओहदे पर फायज उनके अमेरिकी जनरल को, जो अब रिटायर्ड हैं लेकिन उस वक्त वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में वो चेयरमैन ज्वाइंट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तो उनकी तमाम सिक्योरिटी नए वजीर दिफा ने वापस ले ली है, उसके साथ साथ उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उनको पहले ही खौफ था कि उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन होगी, इसीलिए जनरल मार्क मिली जो हैं वो बहुत इस पर खाइफ थे या परेशान थे और उन्होंने सदर बाइडन से इस पर बात भी यकीनन की होगी। इसीलिए सदर बाइडन जो है वो जाने से पहले उन्हें सदारती माफी का उनके लिए ऐलान कर चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई जुर्म उस टाइम सामने नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें एक ब्लैंकेट पार्डन किया था। कहा था कि अगर आने वाले वक्त में भी फलां इरा का उनके खिलाफ कोई भी जुर्म बनाया जाएगा तो मैं पहले ही सदारती माफी उन्हें देके जा रहा हूं, ताकि सदर ट्रंप उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सकें। सदर ट्रंप उससे पहले जनरल मार्क मिली के बारे में ये स्टेटमेंट दे चुके थे कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त तरीन मुकदमात चलाने चाहिए कि इन्होंने कौम से गद्दारी की थी। इल्जाम वो क्या लगाते थे, वो कहते थे कि जब मैं सदर था तो इन्होंने चाइनीज हेड ऑफ स्टेट के साथ बात करके मुल्की सलामती के खिलाफ काम किया था, या इनका जो एक्ट था वो अमेरिका के मुफादात में नहीं था, इसलिए इनके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। ये सदर ट्रंप का ऐलान था, फैसला था, ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन अब क्योंकि सदर बाइडन उनको पार्डन कर गए हैं तो वो मुकदमा तो नहीं बन सकेगा, लेकिन उनसे उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और उनके खिलाफ दूसरी तमाम चीजें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये फेक न्यूज वाली रखते हैं, क्योंकि अब फेक न्यूज के ऊपर जेल होगी। और अब इस अखबार ने एक खबर लगाई थी, तकरीबन 1 साल पहले की ये खबर है, जब बताया गया था कि SIFC बनाई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और अब पाकिस्तान में 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। 100 अरब की नहीं, सिर्फ 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। और अखबार ने यह खबर लगाई थी कि यह बताया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। अब ये खबर तो झूठी साबित हो गई है। अब हमें नहीं पता कि आर्मी चीफ ने वाकई कहा था या अखबार ने खुद ही झूठ लिख दिया था। तो अब ISPR साहब को ये वाजे करना चाहिए, अगर तो उन्होंने वाकई कहा था और अखबार ने खबर लगाई थी फिर तो अखबार बच गई। अगर उन्होंने ये नहीं कहा था और अखबार ने खुद ही कह दिया था तो फिर अखबार के खिलाफ अब क्या पीका एक्ट के तहत मुकदमा बनेगा? और अगर अखबार के खिलाफ नहीं बनेगा तो फिर ये झूठ जिसने भी फैलाया कि पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट 1 साल में आएगी और वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो फिर आप बता दीजिए कि मुकदमा किसके खिलाफ बनना है। ये मामला भी अब जेर बहस आएंगे जब पीका एक्ट पर बात आगे चलेगी। अगली खबर इमरान खान साहब के फैसले हैं। अब इमरान खान साहब ने नया फैसला किया है। पहले भी हमने आपको बताया था कि जो पार्टी का बयानिया साथ लेकर चलने की सकत रखेगा और एस्टेब्लिशमेंट के सामने पार्टी के बयानिए का बोझ, एस्टेब्लिशमेंट मतलब जनरल आसिम मुनीर, पहले भी हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई इदारा नहीं है, किसी के पास और ताकत नहीं है, एक फर्द वाहिद है और वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर नहीं, जो भी पाकिस्तान में मिलिट्री के जनरल होते हैं, मतलब आर्मी चीफ होते हैं, सारी पावर उनके पास होती है। बाकी सब कुछ दिखावे के लिए फसाड है, जैसे आजकल फीलिंग दी हुई है। जो याया साहब हैं, जस्टिस याया, उनको कि आप चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन को ये फीलिंग है कि आप आईनी बेंच के चेयरमैन हैं,
ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस को ये फीलिंग है, चीफ जस्टिस को, कि आप अपनी अपनी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। लेकिन ये तब तक है जब तक आप आम लोगों के मामलात को डिस्कस करें। लेकिन अगर आप इसी पर कार्रवाई करें, फॉर एग्जाम्पल कि ये मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्ला खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को भंग की अथॉरिटी का डीजी क्यों बनाया, अगर कोई हाई कोर्ट इस पर कार्रवाई शुरू कर दे तो फिर उस हाई कोर्ट के जज की वो तस्वीरें निकलेंगी और उसके साथ वो हशर किया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो आप महफूज हैं जब तक आप आजाद सोचते नहीं, जब तक आजाद बोलते नहीं, और जब तक बादशाह सलामत के किए हुए फैसलों के खिलाफ आप कोई बात नहीं करते तो आप महफूज हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको हर सूरत अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर आपका दूसरा हशर किया जाएगा। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए का बोझ उठा सकते हैं तो पार्टी में रहें, वरना आपको फारिग कर दिया जाएगा। जो लिस्ट बनी है, जो मैंने खुद भी रिसर्च की है, उसमें कोर कमेटी में जो 70 के करीब लोग हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इमरान खान के बयानिए का बोझ उस तरह उठाते नजर नहीं आते, ना उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, ना ही वो बयानिया लेकर चलते हैं। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं और दरमियान में खेलते हैं। मैंने बहरहाल खुद भी, मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत देर से नहीं दी, मेरे खिलाफ भी बहुत सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जाहिर है मैंने पहले भी बता दिया एस्टैब्लिशमेंट कौन है, एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही थी कि मुझे किसी तरीके से ये इल्ज़ाम लगा के कि मैं जो कोर कमेटी में बात होती है वो वीलॉग में शेयर कर देता हूं। हालांकि आप सब मेरे गवाह हैं, मैंने कभी भी कोर कमेटी की कोई भी इंटरनल खबर यहां पर रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि वो पार्टी का इंटरनल बयानिया है और अगर मैं वहां बैठा हूं तो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, उसे मैं यहां शेयर नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान के जनरल साहब हैं, उन्होंने बहुत ही एक खास आदमी को टास्क दिया और उनको कहा कि आप ये चीज फैलाएं। उन्होंने ये चीज फैलाई और खान साहब तक भी ये बात लेकर गए कि शहबाज गिल जो है वो कोर कमेटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें रिपोर्ट कर देते। खान साहब ने उस पर शटअप कॉल दी उनको और उनकी बात से अग्री नहीं किया, क्योंकि उनकी डिजायर ये थी कि मुझे कोर कमेटी से हटा दिया जाए और ताकि मैं, जाहिर है उस कोर कमेटी के अंदर बहुत सारी जो बातें होती वहां पर अपनी वॉइस ना कर सकूं, पॉलिटिकल कमेटी में अपनी चीजें वॉइस ना कर सकूं। खैर, खान साहब ने इस साजिश को आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले इसको नाकाम बना दिया। हाल ही में एक कमेटी बनी जिसमें उन्होंने 4-5 लोगों को रखा, जो इंटरनेशनली एक इंटरेक्शन की कमेटी है, इंटरनेशनल जितनी भी पावर्स हैं उनके साथ, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेयरनेस करनी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, डेमोक्रेसी की, इंसानी हकूक के जो वहां पर पामाली हो रही है उसके ऊपर आवाज उठानी, उन्होंने मुझे उस कमेटी में रखा। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन उसके साथ ही मैंने ये भी फैसला किया कि मैं अब, जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, मैं पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग्स अटेंड नहीं करूंगा। अगर पार्टी ने मेरे लायक कोई भी हुक्म दिया, जो सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन मुझे बता सकते हैं, उसको मैं मुकम्मल तौर पर पूरा करूंगा। जो भी खान साहब मेरे जुम्मे काम लगाएंगे वो भी मैं मुकम्मल पूरा करूंगा। कमेटी में इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं हूं तो उस कमेटी पर, लेकिन मैं उसके अंदर कोई मीटिंग अटेंड इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पता है कि चौधरी निजामुद्दीन फिर से साजिश करवाएंगे और अंदर के लोगों से दोबारा से साजिश करवाएंगे। और अगर मुझे उस टाइम किसी भी वजह से हटाया गया तो हमारी कौम काफी तमाशबीन है, गहराई में चीजें नहीं देखती। वो कहेंगी ओहो, शहबाज गिल साहब तो गद्दार निकले, इनको हटा दिया गया, देखें ये तो मामला वाकई गंभीर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पुख्तगी के साथ सोचते नहीं चीजें। इसलिए लार्जर सिचुएशन में, क्योंकि मेरी आवाज का मुतहरक रहना और जानदार रहना इस टाइम काज के लिए बहुत जरूरी है। ये मेरी अपनी आवाज नहीं है, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की अमानत है। इसलिए मुझे अपनी आवाज को अपनी आवाज समझ के इसकी हिफाजत नहीं करनी। मुझे अपनी आवाज की हिफाजत इसलिए करनी है कि जब तक मैं बोल रहा हूं तो चौधरी निजामुद्दीन को खतरा है, बादशाह को खतरा है, और मैं आम आवाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करता हूं। इसलिए मुझे हर सूरत अपनी आवाज को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं, जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, मैं उन कमेटीज में बिल्कुल उनकी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है जो अहकामात होंगे उन सबको पूरा करूंगा और बिल्कुल अपनी पूरी जो मेरी किसी भी सिचुएशन के ऊपर वॉइस होगी वो मैं पार्टी लीडरशिप को दबाकर भेजूंगा। ये फैसला मैंने इसलिए किया है कि मैंने आपको बताया है कि चौधरी निजामुद्दीन दोबारा कोशिश ये करेंगे और दोबारा किसी ना किसी को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, और जिसको इस दफा जिसको इस्तेमाल किया उनका तो मुझे पता है, दोबारा किसी और को इस्तेमाल करेंगे और खान साहब के लिए और पार्टी के लिए इसमें मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो अब जब मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा तो वो वाला मामला तो हल हो गया, लेकिन इनको ये नहीं पता, जैसे खान साहब ने कहा था कि मैं जेल में जाऊंगा तो और खतरनाक हो जाऊंगा। तो मैं जो अंदर के और बाहर के जो ऐसे लोग कोशिशें कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि अगर मैं जो आप करवाना चाह रहे हैं वो नहीं करूंगा तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। अभी तो मैं आपका बहुत सारा लिहाज करता हूं, फिर मैं आपको ऐसा धोऊंगा अंदर और बाहर वालों को कि आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। तो जो मेरी इस नजरिए के साथ, खान के साथ कमिटमेंट है वो जारी रहेगी। मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि मेरी ये तमाम की तमाम जंग
कभी भी किसी ओहदे के लिए नहीं थी। और अब जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका, अब तो ये बिल्कुल भी किसी ओहदे के लिए नहीं है। ना आज ना जब हमारी हुकूमत आए, मेरा आपसे वादा है कि सच का सफर आपके साथ खत्म नहीं होगा। मैं भले वीलॉग करूं ना करूं, लेकिन आपके साथ सच बोलता रहूंगा। इस सिलसिले में किसी ओहदे पर, किसी जाती इंटरेस्ट पर मैं सच बोलना जो है वो इंशाल्लाह कुर्बान नहीं करूंगा। तो ये जो मैंने फैसला किया, इस पे कई दोस्तों को मायूसी है, अंदर से भी पार्टी के दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया कि ये ना करें, लेकिन मैं जो लार्जर कैनवस पे देख रहा हूं और जो अपना रोल देख रहा हूं वो ज्यादा लार्जर है, जहां पर मैं आवाज उठा सकूं, सच बोल सकूं। अगर मैंने किसी ओहदे या फोरम पर इस डर में बैठे रहना है कि मेरे खिलाफ साजिश होगी, मुझे हटा दिया जाएगा और मेरी किस्मत में जिल्लत आएगी, तो जिल्लत और इज्जत तो अल्लाह देता है, बजाय इसके कि कोई और ये फैसला करे। मैं ये डर का जो घूंघट है ये खुद ही उतार देता हूं और मैं खुद इस चीज का ऐलान करता हूं, क्योंकि मैं इमरान खान के साथ उनके नजरिए पे खड़ा हूं, किसी ओहदे के लिए नहीं खड़ा। तो अभी जिस कमेटी में डाला है उसके लिए अभी आज ही मैं सफर कर रहा हूं। उस सफर में भी शायद कोई मुश्किलात आए, अगर आई तो आपके सामने रखेंगे। मैं दोबारा से यूरोप का रुख कर रहा हूं। मुश्किल होता है मेरे लिए सफर करना, यकीन कीजिए, क्योंकि ये काफी सारा काम है व्लॉग्स का, 2 से 3 व्लॉग 24 घंटे में करना, उसके साथ सफर करना आपके साथ, क्योंकि कमिटमेंट है उसको भी नहीं तोड़ता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सोने को पहले 5-6 घंटे मिलते हैं, जब ट्रैवल करता हूं तो और मुश्किल होता है। तो अभी मैं इंशाल्लाह इटली जा रहा हूं, इटली के साथ साथ हॉलैंड जा रहा हूं। वहां पर पाकिस्तानियों को भी मुतहरक करना है और वहां पर जो उनके मेंबरान असम्बली हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके मेंबरान पार्लियामेंट हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं और दूसरे इफेक्टिव फोरम्स जो हैं, उन सब से भी मुलाकातें वहां पर करनी है, ताकि इस कॉज को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। आपकी दुआएं मतलूब होंगी, दुआओं में याद भी रखिएगा और दुआएं भी कीजिएगा, क्योंकि हासदीन जो है उनके खिलाफ जो मेरे पास हथियार है वो सिर्फ आपकी दुआएं हैं। अगली आखिरी खबर जो आपके सामने क्विकली रख दूं, वो ये है कि पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर 8 फरवरी को जलसा करने की इजाजत मांग ली है। ये अब आपके सामने आलिया हमजा को जो नई जो अपॉइंटमेंट दी गई है, वो इस पर भरपूर काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और उन्होंने यकायक हर तरफ पहुंचकर इस काम को कोशिश की है कि वो कंधा दें। और इसी सिलसिले में अब 8 फरवरी के लिए मीनार पाकिस्तान पर इजाजत मांगी गई है और ये कहा गया है कि हम जलसा अपनी मर्जी के वक्त पर शुरू करेंगे और मर्जी के वक्त पर खत्म करेंगे। हम एक सियासी जमात हैं, आइन का आर्टिकल 15 हमें इजाजत देता है कि हम जलसा करें, अवाम को इकट्ठा करें और पुरअमन तरीके से अपनी जो भी तबादला ख्याल है अवाम के साथ वो कर सकें, और जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे ख्यालात हैं, उससे अवाम को आगाह कर सके। अब देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, जनरल साहब क्या करते हैं। रोकने की तो भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन एक अफरा तफरी जरूर मची हुई है पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को लेकर। आखिरी खबर जो है वो अमेरिका से इमिग्रेशन जराए ये बता रहे हैं, हमने आपको बताया था कि सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से निकालने का फैसला किया है और जाहिर है वो ग्रेजुअली होगा। अभी तक 600 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं अमेरिका और बरतानिया से, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। ये अब इमिग्रेशन हकाम जो हैं वो पाकिस्तान में उस खबर को कंफर्म कर रहे हैं। कुछ और खबरें भी हैं जो आपको 1-2 दिन के अंदर पता चलेंगी, जो हमने आपको बहुत पहले दे रखी हैं। अब वक्त आ गया है उनकी कंफर्मेशन का। जैसे ही वो खबरें कंफर्म हुई वो आपके सामने रखेंगे। अगला व्लॉग जो है वो आपके सामने यूरोप से रखेंगे। अगर वहां सही सलामत पहुंच गए और सब खैरियत और आफियत रही तो आपसे वहां से मुखातिब होंगे। उतनी देर तक मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।